अगर आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी का एग्जाम अभी देना है, तो ये आईबी का जो पेपर अभी हुआ था आपके एग्जाम अभी 2025 में, इसी के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्या? ऐसा नहीं है। जैसा ग्रुप डी 2022 में आया था, जैसा एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आया था, वैसा ही पेपर आईबी का बनाया गया था 2025 में। वही सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिए गए थे। थोड़े लैंग्वेज को घुमा दिया गया था, नहीं तो मैक्सिमम लैंग्वेज भी क्या थे, सेम थे। तो अगर आपको सीबीटी 2 का देना है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं अगर थोड़े अच्छे आते हैं तो। लेकिन अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल कुछ भी नहीं आया था ना आईबी वाले में। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे डरा सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए या इतने मुश्किल क्वेश्चन आ गए। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं एग्जाम में जिसको आप 10 सेकंड के अंदर लगा ही नहीं सकते हैं। बस सही सही नजरिया होना चाहिए, क्वेश्चन लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं अगर आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, मिश्रण का रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। आज मैं इसका वीडियो भी डालूंगा आप लोगों को, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पहले से पढ़ाया गया है आपके बैच का ही वीडियो है, तो उसमें क्या इस टाइप को बताया गया। उसमें जो सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन शुरुआत होता है ना, वो ये टाइप है। यानी उसमें किस लेवल तक का पढ़ाया हो गया वो अभी तक चांस ही नहीं कि आपके एग्जाम में आए उस तरीके के लेवल तक। अगर उसका 50% भी पढ़ लेते हैं तो भी आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं बड़े इजी तरीके से। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा और चीज सुनिएगा। अब इसमें क्या होता है कि टीसीएस ही आपके एग्जाम कराती है, रेलवे का भी और आईबी का। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे एक जैसे देखने को मिलेंगे, और मैं 100% गारंटी लेके बोल रहा हूं कि अगर आपका सीबीटी 2 या ग्रुप डी का एग्जाम है तो आपको सिर्फ केवल 2022 वाला ग्रुप डी और जो 2024-25 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, अगर इसकी कोई भी प्रैक्टिस करके जाएगा तो 100% स्कोर कर सकता है। लेकिन एक टर्म्स कंडीशन उसमें ये भी रहेगा कि आपको स्पीड में सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप सॉल्व ही कर रहे हैं बहुत स्लो तरीके से या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। टाइम कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होगा। लगाते हैं क्वेश्चन पहले। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में दिया दूध पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया था हमारे पास 2 और 3 का। इस मिश्रण में 40 लीटर दूध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो टोटल मिश्रण बोलेंगे कितना है, 5 है। ठीक है। अब इसमें से अगर हम कोई भी मिश्रण निकालते हैं जब हम लोग, तो उसमें दोनों चीज एक रेशियो में निकलता है, उतना परसेंटेज में निकलता है। तो अगर हमने बोला कि इसमें दूध निकाल देते हैं सपोज करिए, तो बचेगा कितना, तो बोलेंगे कोई भी चीज निकालेंगे तो बचेगा कितना, 3 हमारे पास। अगर 2 निकालते हैं तो 3 बचेगा। पानी, ये क्या बचेगा, वाटर। ये टोटल मिश्रण है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि फिर से 40 लीटर, जो 40 से 120 का कितना, तो बोलेंगे 1/3 है। मतलब 3 में से 1 फिर से निकलेगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 2 बच जाएगा। क्या फिर से 3 में से निकलेगा, हाँ, तो एक बार और किया गया था और यही हमारा रेशियो हो गया। ये इससे कट गया, ये 15 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। मतलब अगर 15 लीटर मिश्रण होगा, 120 की वैल्यू दिया है, तो पानी कितना होगा, तो बोलेंगे 8 गुना पे है, तो ये भी 8 गुना पे 32 हो जाएगा, जो पूछा नहीं गया। ये कितना होगा, तो बोलेंगे जो बचा हुआ बीच में ये खाली है ना, यही मिल्क होगा, ये भी 8 गुना पे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। आपका आंसर 88 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लीकेशन चेक कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को अगर आप एक नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको बांट के बनाएंगे रेशियो में ना, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, यानी फिर सोचना पड़ जाएगा और टाइम वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। इसमें हमने बांट लिया 5 बराबर 124, तो यहाँ 72 है, 24 48 लीटर, फिर उसमें 40 निकालेंगे तो दोनों उस रेशियो में निकलेगा। बचा हुआ जो हमारे पास होगा, इतना ज्यादा नहीं सोचना है। अगर ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में इस तरीके से कैसे बताया गया है वो वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मैथ्स फाउंडेशन 2 में होंगे या रेलवे फाउंडेशन, तो उसमें सारा कुछ कराया गया है। ठीक है। हाँ, तो अब ये हमारे पास हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला था ना, हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिश्रण का फिर से रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के एग्जाम में लगाना ही हो आपको। कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी लगाई जाती हैं, वो भी आपको आना चाहिए, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में भी अगर आपने कॉमन सेंस लगा लिया सही तरीके से, तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों में अपना समय लगा सकते हैं, यानी जो बचे हुए समय होंगे उसका यूज कर सकते हैं। इसमें पूछा क्या गया था, केन के प्रारंभ में दूध कितना था। तो आप बोलेंगे जो प्रारंभ में दूध, पानी दूध का मिश्रण था वो 7 के अनुपात में था, और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था। तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, लगाने तो आना चाहिए, वही रेशियो से बन जाएगा, लेकिन सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं 1-2 सेकंड के अंदर में। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बड़ा भारी सा क्वेश्चन है, करने में टाइम लगेगा, ऐसा बना के दिया जाता है, यानी दिखाने के लिए क्वेश्चन बड़े होते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन समझ लिया उसका सोल्यूशन उतना आसान होता है। किस चीज का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है, पाइप एंड टंकी का एक कॉमन क्वेश्चन है।
अगर पाइप एंड टंकी का किसी का भी कॉन्सेप्ट कमजोर है तो पाइप एंड टंकी के साथ एक वीडियो डाली गई 1 घंटे का, उसी को करने के बाद आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी लेवल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आईबी का हो, सीजीएल का हो, मेंस का हो, रेलवे का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे के सारे पेपर इजी होते हैं। सही तरीके से आपको देखना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। एक टैंक में 3 पाइप है, ए बी सी, ए जो है ए और बी सी है। ए और बी 5 और 6 घंटे में टैंक को भरते हैं, सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक दिन सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो एक कोई यांत्रिक डिवाइस शेड्यूल है, उसके कारण पाइप सी जो है निश्चित समय के बाद अपने आप बंद हो जाता है। संचालन के प्रथम 2 घंटे बाद टैंक ठीक 17/30 भाग भर जाता है। बस इस पॉइंट को पकड़ लीजिए यहाँ पे कि भर जाता है। इसके बाद हमारे पास पाइप सी बंद हो जाता है। जब तीनों पाइप चलते हैं तो 2 घंटे तक काम करते हैं। कितने घंटे तक? 2 घंटे, यानी 2 घंटे तो काम होगा ही होगा। अच्छा, उसके बाद 30 लीटर का अगर टंकी है तो 17 भर गया, तो कितना लीटर और भरना? बोलेंगे 13 लीटर भरना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाइप सी बंद हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे तक ही चला है और पाइप सी बंद हो गया है, 13 लीटर और भरना हमको। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। इसके बाद पाइप सी बंद हो जाता है, ए भी अकेले चलते रहते हैं और पाइप 10 बजे खोले गए थे, तो किस समय भर जाएंगे? लगभग मान, एक अप्रोक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब जब सी बंद हो गया था कौन काम करेगा? बोलेंगे ए भी काम करेगा। ए की क्षमता देखिए 5 है और इसकी 6 है। अगर इसको काटें इस 30 से, यानी 30 हमारा एलसीएम है, लीटर है, तो 5 छक 30, 6 पचे 30, यानी दोनों मिलके 5 और 6 यानी 11 से भाग दे देंगे, यानी 2 सही 2 नहीं होगा, एक कितना होगा? एक ही बार जाएगा ना, 1 सही 2/11 हो जाएगा, यानी यही टाइम इसमें और जुड़ जाएगा। बस हो गया आंसर आपका कि 2 1 3 घंटा, मतलब कि 10 से 3 घंटा, यानी 1 बज के आंसर आएगा। सारे आंसर है 2/11 लगभग कितना होगा? अगर 60 से गुणा कर देंगे तो 120/11 है, और 11 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 121, लेकिन अप्रोक्स सबसे नजदीकी आंसर यही वाला होगा। ये सब तो बहुत दूर की बात हो रहा है, ठीक है। तो जो सबसे नजदीकी आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई काम नहीं करना था। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया था 17/30 भर दिए थे जब तीनों चले थे, यानी 30 लीटर की टंकी है। टोटल वर्क हमको मानने की जरूरत नहीं है, 17 ऑलरेडी भर जा चुका है। सी जो भी किया हो काम नहीं पता, 13 भरना था, 13 को अब ए और बी ही भर सकते हैं। इनकी क्षमता है कि 5 1 6 11 से भाग दीजिए, यही बचा हुआ टाइम आ गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो। और नाव और धारा का जिस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, अगर वो कॉन्सेप्ट की वीडियो कोई भी पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में लगा सकता है, नहीं तो फिर आप इक्वेशन बनाते हुए रह जाएंगे। हमने ये बताया था कि कभी भी अगर आपको करना है तो बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना है, अप स्ट्रीम लिखना है। इन 4 में से कोई 2 डेटा हमेशा दिया जाता है, कोई भी दे सकता है इसमें से, बाकी आपको बचे हुए निकालना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो इसका रेशियो वही इसका रेशियो। और इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, धारा के दिशा में 55 किलोमीटर, उतने ही समय में और जितने समय में वो धारा की दिशा में 38.5, धारा के विपरीत में 37.5 नाव चला सकता है। तो धारा और नाव की चाल का अनुपात पूछा गया, जो भी पूछ ले उससे फर्क नहीं पड़ता। टाइम कांस्टेंट है, मतलब जो डिस्टेंस होगा वही स्पीड होगा। अब देखिए यहाँ पे समय कांस्टेंट है, देखिए दोनों एक दूसरे से चले तो कैसे निकालेंगे? देखिए विपरीत दिशा वाला ध्यान देख लीजिए, विपरीत दिशा वाला 30 है, दूसरा जगह विपरीत दिशा कहाँ है? तो ये वाला है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? तो बोलेंगे 7.5, तो अंतर हो जाएगा। देखिए दोनों को बराबर करेंगे ना, टाइम है तो इसका 55 है, इसका क्या है दिशा वाला, तो इनको देख लेंगे, 1.5 यहाँ है, 15 यानी 16.5 डाउन स्ट्रीम है। हमने बोला इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला आता है, इनको जोड़ दीजिए 0.5, 17 और 7 24 आ जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे, 0.5 घट जाएगा, यानी ये वाला 9 आ जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से 8 बार, 3 से 3 बार, तो ये धारा और बोट और इसका अनुपात हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं जानते तो बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने एक नया ऑफर निकाला है इस नवरात्रि में। किसी को भी एडवांस मैथ्स पढ़ना है, एक ऐसा बैच एडवांस मैथ्स का एक मिनिमम प्राइस पे जो दिया जा रहा है, इस प्राइस पे कभी नहीं मिल सकता। इसके अंदर में एसएससी लेवल, रेलवे लेवल का एडवांस मैथ्स अलग अलग है। एक में आपका 150 क्लास है, एक में 100 क्लास है रेलवे वाले का। यूपीएसआई का अलग एडवांस मैथ्स है, फिर प्रो लेवल वाला एडवांस मैथ्स जिनको लगता है कि कुछ ज्यादा आ सकता है एग्जाम में वो पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत ही हाई लेवल की क्लासेस हैं, आप चेक कर सकते हैं उसको। इसके अलावा अर्थमेटिक, जो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे हाई लेवल के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं। एक ऐसा बैच जहाँ पे ट्रिकी क्लास आपको बताई जाती है, कॉन्सेप्ट जो सबसे मैक्सिमम लेवल का अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट का जो हो सकते हैं वो बताया जाता है क्वेश्चन को करने का। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ये 99 में मिल रहा है। लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी भी है और लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी भी है। और ये ऑफर आपका 1 से 2 दिन के बाद इनकी प्राइस बढ़ जाएंगे, बाकी ये बैच तो आपको मिलेंगे ही। नेक्स्ट देखेंगे,
एक क्वेश्चन ये देखिएगा, अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डेटा बदल लिए गए, इसमें भी डेटा बदल के आया गया है। टीसीएस इतना ही कर रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदल रहा है। तो आप अगर सीबीडी 2 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास एक डीलर है, एक्स वाई है, प्रत्येक वस्तु, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कराया गया है, अगर यूथ बैच में पढ़े होंगे तो डेटा अलग हो सकता है वहां पे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों का क्रय मूल्य सेम दिया रहता है। फिर क्वेश्चन बोलता है उनमें से प्रत्येक समान मूल्य अंकित करते हैं, मतलब मार्क प्राइस भी सेम दिया रहता है। पहले वाले पे कुछ 2 डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसको इतने रुपए का लाभ होता है। फिर क्वेश्चन बोलता है यदि वह वाई को 67% की छूट पे बेचता है तो वाई का लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो हमको एक चीज तो दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में जुगाड़ लगाना है तो देखेंगे ये 40 है। अब इनमें अगर देखा जाए तो एक ही वो एग्जैक्ट नंबर बनना जो फ्रैक्शन बना सकता है 5/8, यानी कि 8 रुपए अगर इसका सीपी होगा तो सेलिंग प्राइस 13 होगा, और 8 से कटने वाला नंबर ये है भी, तो यही आंसर होगा। और क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ऑप्शन देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं क्या आंसर आने वाला है, लेकिन ये उनके लिए जिनका लेवल थोड़ा अच्छा हो। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। पहला देखिए, सीपी, एसपी और एमपी की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबका सीपी दिया था 4000, पहले वाले का भी दूसरे वाले का 4000 था। इसका एसपी पता चलने के 810 रुपए का लाभ हुआ, तो ये 4810 रुपए है इसका, और बाकी ये जो भी रहा होगा दोनों के लिए सेम ही रहा होगा। यही चीज हमारे पास दी गई है। अगर हमको इसका सेलिंग प्राइस पता चल जाए, इस वाले का सेलिंग प्राइस अगर हमको पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा, पहले हमारे पास एमपी निकालना पड़ेगा, तो जो इसका एमपी होगा वही इसका होगा, यहां से सेलिंग प्राइस पे आ सकते हैं हम लोग कॉमन तरीके से। और सेलिंग प्राइस बड़ा आसान है निकालना। देखिए एक्स की वैल्यू जो है इस पे 2 डिस्काउंट दिया गया है 63%। 63 अगर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास इधर से 7 37% हो जाएगा, 37/100। ठीक है, अब रेशियो में लिखे जैसे 34% की डिस्काउंट देंगे तो अगर 30 यानी कि ये 66/100। इसकी जो वैल्यू है वो दिया है 4810 रुपए। अब इसको काटने के चक्कर में पड़ गए तो एग्जाम में हो गया आपका काम, क्योंकि ये आएगा पॉइंट में और फिर एग्जाम ऐसे नहीं लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अगर ये नंबर मान लीजिए 20 25 15 20 कुछ ऐसा दिया होता तो हम रेशियो लगाते हैं, इसमें हम ऐसे लिखते भी नहीं। तो हमको इस x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू हो गई, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं 4810 था, क्योंकि हमको बाद में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो एग्जैक्ट डेटा निकाल के करेंगे क्या हम लोग। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मान लीजिए ऊपर में 10,000 हो जाएगी और नीचे में बस लिख दीजिए इसको ऐसे, ये हमारे पास इनटू में ये आ गया, जो भी आ जाए ये लगभग ये आ गया हमारे पास, काटना नहीं है नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे एग्जाम में। अब ये वैल्यू आ गई, अगर ये इजी नंबर होता तो हम जरूर काट लेते हैं और इजी तरीके से निकाल देते इसकी वैल्यू। अब ये जो एमपी आया हमारा इस एक्स का मान, वही तो इसका भी होगा, यही वैल्यू इसका है और यही वैल्यू इसका है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इस पे 67% का छूट दिया गया था, मतलब ये जो पूरा डेटा होगा इसका 67% कम कर देंगे, यानी ये डेटा कितना है तो बोलेंगे 4810 है, इसके बगल में 2 जीरो यानी 10,000 है, नीचे में कितना था 37 था और 66 था, इसका छूट दे देना है 67%, तब ये इस पे आ जाएगा। 67% मतलब 33/100, यही तो होगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू कट गई। 33 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो 1 जीरो से ये वाला कट जाएगा कि ये भी तो 4000, इन्हीं का तो अनुपात निकालना है। इस 2 का गुणा इधर कर दीजिए 8 आ जाएगा। अब 37 से ये जरूर कटने वाला होगा, तभी ये दिया होगा। कितने बार, 13 बार ही कटेगा। क्यों कटेगा 13 बार, क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ 8-13 का अनुपात था, इसलिए बता दिया ये 5/8 आ जाएगा और ये आंसर क्या आएगा 62.5 आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में, आप सीधा ऑप्शन देखते तो सीधा आंसर दिखना चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था, आरपीएफ वाला जो क्वेश्चन हुआ था उसमें पूछा गया था, एएलबी में पूछा गया था, यानी हर जगह पूछा गया, यानी फिर से आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा। और हर बार क्वेश्चन में ये 25% नहीं छोड़ा था। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये 25% हर बार दे रहा था। ये डेटा हर बार बदल रहा है, कहीं 1,60,000 है, कहीं 1,70,000 है, कहीं 3 लाख, जो भी हो, ये तो अलग चीजें हो गई। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में, जो प्रति वर्ष देखा अभी वर्तमान जनसंख्या दी जाती है क्वेश्चन में 25% की दर से बढ़ रही है, तो इसमें बोलता है कि कस्बे की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच का अंतर। तो आप ये खुद से सोचिए, 2 वर्ष पहले वाला ज्यादा होगा, 3 वर्ष पहले तो और कम रहा होगा। तो हम ये देखते हैं ये 1/4 होता है, यानी कि अगर मैं 3 वर्ष पहले वाला देखूं तो 4-5, यानी जो बढ़ा होगा वो क्यूब के हिसाब से बढ़ा होगा। तो 3 वर्ष की बात है, यानी कि ये 64 रहा होगा, तो ये 125 रहा होगा, यानी वर्तमान में अगर 125 है तो पहले 64 रहा होगा। अगर मैं 2 वर्ष के लिए बोलूं तो 2 वर्ष वाले में तो बोलेंगे हाँ स्क्वायर कर लीजिए इसका, यानी कि अभी ये 16 रहा होगा तो ये 25 रहा होगा। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि वर्तमान में जनसंख्या यहां से या यहां सेम होगा, यानी कि अगर 125 है तो यहां भी 125 होना चाहिए, 5 से गुणा कर देंगे इसमें, यानी ये वाला 80 हो जाएगा और ये वाला 125 हो गया। अब इनका अंतर पूछा गया तो बोलेंगे अंतर तो 16 है। अब ये 125 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 37000 जो भी दिया है, हमको 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करने चले गए
तो भी टाइम वेस्ट कर दिए। लेकिन सॉल्व करना आसान है क्योंकि 3 जीरो कट जाएगा 8 बार में, ये पढ़ा होगा ना, 3 जीरो यानी 1000, ये 8 बार में कट जाएगा, गुणा ही तो करना है। लेकिन तो भी एक कॉमन सेंस आप लगाइए कि 16 का डिफरेंस है, यानी 16 से कटने वाला नंबर अगर आप ढूंढ लेते हैं तो हो सकता है अगर एक ऑप्शन है तो टाइम बच जाए आपका। और अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किया है तो हर बार ये 16 का ही डिफरेंस आता है। क्या पता आपके एग्जाम में आने वाले में फिर से 16 वाला आ जाए, यानी क्वेश्चन देखते ही आप 16 का वो देखेंगे कौन सा डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है, और 16 की डिविजिबिलिटी नहीं आती तो 8 से जो कटेगा, अगर 16 से कटेगा तो 8 से भी कटेगा। 8 से कटने का नंबर होता है कि सम संख्या अगर है तो ये कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। विषम संख्या है तो इसमें 4 घटाने पे कटना चाहिए, नहीं कटेगा। सम संख्या है तो कटना चाहिए, विषम संख्या में 4 घटा देंगे, 56 8 से कट जाता है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप नॉर्मली भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? 125 से ये 8 बार में कट जाएगा, 3 जीरो चला गया, 370 गुणे में 8। ठीक है, इसको भी कर सकते थे 370। अच्छा, एक जीरो और ज्यादा है क्या? एक बार देख लीजिएगा कितना गुना पे होगा, और उसके बाद ये कट गया तो बाकी 16 से गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है। ये क्लास में भी क्वेश्चन कराया गया था और इस बार आया था आपके एग्जाम में 12th लेवल में। ध्यान सोचिएगा कि ये 12th लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था और ठीक ठाक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 2013 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, अलग अलग, और बहुत पुराना क्वेश्चन है। बस ये हो सकता है कि पहले हर बार क्वेश्चन जो आया था अभी इससे पहले वो सेम क्वेश्चन आता था, सेम डेटा आता था, सेम ऑप्शन आता था। लेकिन आईबी वालों में थोड़ा सा क्या किया टीसीएस ने कि डेटा इस बार थोड़ा सा बदल दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो इनके क्वेश्चन का आंसर हमेशा 50% आता था। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें छूट वाला क्या था नंबर, 35% का, उसमें यहाँ 36 था, 35 का लाभ होता था। शायद ये वाला डेटा 4% था, मेरे हिसाब से 4% था, यहाँ 35 था, ये 16 था, उसमें 15 पे 16 था, ऐसे कुछ था हमारे पास 16, हाँ 16 पे एक छूट था, तो वो सेम 50% आता, लेकिन वही सेम क्वेश्चन है। एक चीज आप समझिएगा, इसके कई तरीके मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी एक तरीका पहले समझिए। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, जिसका कॉन्सेप्ट बढ़िया, उस कई तरीके में समझा सकता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट आपका लो है तो फिर आप सारे मेथड समझ नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये सभी लोग पढ़े होंगे, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया आईबी पे अलग से सिर्फ, और वही है कि 15% की छूट देने के बाद 36 का लाभ हो रहा है, यानी 1500 में से घट जाएगा तो ये 85 होगा, और 36 का लाभ हो रहा है यानी 136 होगा। ये तो हो गया कॉमन चीज। फिर क्वेश्चन में एक छूट और देता है आर्टिकल में कि 16 वस्तुओं खरीदने पे 2 आर्टिकल फ्री है। मतलब एक्चुअल में उसने पैसा कितने का लगा, खुद का पैसा उसका कितने का लगा, 18 का, तो 18 से इसमें भाग दे देंगे। और इस वाले में कितने का पैसा उसने लिया कस्टमर से, तो बोलेंगे 16 का लिया। तो अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते थे 9 बार में, इसको काट सकते थे 8 बार में। अब देखिए बस इनका अनुपात बन गया, यही आंसर हो जाएगा। सीपीएमपी का अनुपात आ चुका है आपका, इतना ही करना होता है एग्जाम में। तो 8 से काट लीजिए, 8 से 1 बार और 8 से 7 बार, 8 7 56। अब ये 17 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 5/9 रेशियो में इधर 1 आ गया, 5 और 9 का अनुपात आ गया। कितने का लाभ हो गया, तो बोलेंगे 4/5, और ये 80% ज्यादा लिखा गया है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आंसर क्या होगा 80%। तो ये तरीका हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, एक मेथड और मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना रेशियो आ गया, तो इसको काटने के बाद निकाल लीजिएगा, ये 4 और 9 का रेशियो है, 4 नहीं 5 का ना, 5 9, तो 4/5 और ये 80% होगा। एक तरीका और समझिएगा वे टू के बारे में। वे टू क्या बोलता है कि किस तरीके से सोचना होता है। अगर आप हाई लेवल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन जो वेरिएबल्स पढ़ेंगे वहां पे होता है, वो आपको क्लास में कराया गया है और मैथ स्पेशल 2 में कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बीओडी क्लास में भी उसको ऐड किया जाएगा जब आपको हाई लेवल वाले वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये वेरिएबल्स वाले ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ने बोला कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो हमने मान लिया एक्स रुपया था, उसको हमने वाई रुपये बढ़ा के लिख दिया। ये अंकित मूल्य का रेशियो है सीपी और एमपी का। फिर हमने इस पे छूट दे दिया, कितने का छूट, तो बोलेंगे कितना, कहाँ गया छूट, 15% की छूट, बोलेंगे ये 3/20 होता है, यानी 20 वाले सामान पे हमने छूट दे दिया 3 का, तो ये 17 हो गया। इस तरीके से लगा सकते हैं सभी ऐसे वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक छूट और दिया गया था, 16 वस्तुओं पे भुगतान करता है, और मान लीजिए अच्छा कहाँ गया, 16 वस्तुओं में 2 वस्तुएं, यानी कि जो 2 वस्तुएं हैं 18 पे 2 का हमको छूट मिल रहा है, मतलब 1/9 का छूट है, यानी कि 9 वाले सामान को 8 में खरीद रहा है। इसके बाद जो इन तीनों का जो वैल्यू आई हमारे पास रिजल्ट, वो आया है 36% का लाभ हुआ। 36% को हम लिखते हैं 9/25, यानी कि 25 वाली वस्तु को हम 34 में बेच रहे हैं। अब हमको इस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे केस में जो नंबर इधर से इधर कट जाए, काट सकते हैं बराबर के इधर, जैसे 17 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब बोलेंगे इसे 5 से ये 4 बार में और 5 से ये 5 बार में, ये कट गया हमारे पास। जो नहीं कटे ना, अगर मान लीजिए कोई भी नहीं कट रहा, तो इधर का इधर गुणा होता है, इधर का इधर होता है। बाकी जैसे 4 से इसको चाहे तो इधर भी काट सकते हैं।
2 बार में कट गया, ये बोलेंगे 2 से तो ये 2 भी कट गया। अब ये बचा गया यहाँ पे 9, तो 9 इधर आ जाएगा, यानी जो एक्स वाई का रेशियो आता है वो 5 और 9 का आता है। तो कितना इधर 5 बचा था, ये वाला 9 इधर आ जाएगा, फिर से वही 4/5 यानी कि 80% का लाभ होगा। तो दोनों तरीके से जा सकते हैं, दोनों बेहतर अप्रोच है। चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी 12th लेवल वाले एग्जाम में पूछा गया था आपसे। 12th लेवल वाला 2025 का जो एग्जाम हुआ था, टीसीएस करा रही है तो सेम पेपर आएगा आपको। ये एनटीपीसी जो सीबीटी 1 हुआ था वहां पे भी आया था पीएम, बस डेटा अलग था। उस वाले में जैसे बोला ना 27 वर्ष अधिक है, यही 8 वर्ष पहले, तो उसमें क्वेश्चन जो आया था 12th लेवल में, उसमें बोला था 3 वर्ष पहले पिता के आयु पुत्र के दोगुने से 28 वर्ष अधिक है, बस इतना ही अंतर था, बाकी आपको कुछ अंतर नहीं था, बस डेटा थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन लैंग्वेज वही था। अब ऐसे क्वेश्चनों में लोग इक्वेशन बना के टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले प्रेजेंट का रेशियो निकालिए, फादर का और सन का। कैसे रेशियो निकलेगा? तो ये 8 साल पहले क्या था कि पुत्र जो था, यही बोला ना, आयु में पुत्र की आयु के दोगुने से 27 वर्ष अधिक है। 8 साल पहले की बात हो रही है। तो अगर हम पुत्र की आयु मान लीजिए, सन की आयु x मान लें, तो अभी 8 साल पहले की बात हो रही है, तो अभी वो x+8 का होगा। ये x+8 कहां से आ गया? क्योंकि अगर अभी हम मान लेते हैं कि, अगर ध्यान समझिएगा कि 8 साल पहले ये मान लीजिए x रहा होगा, तो पिता क्या रहा होगा? 2x+27 रहा होगा। तो अगर अभी की बात करेंगे तो 8 साल बढ़ गया होगा वो, और ये कितना रहा होगा? तो बोलेंगे ये 2x+27 होना चाहिए था, लेकिन 27 नहीं लिखेंगे, 8 साल पहले का ये था। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो बोलेंगे ये 2x+35 हो जाएगा, 35 ही होगा ना, 27 8 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। ये 35 कहां से आ गया और ये 8 कहां से आ गया? क्योंकि ये 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं। अब बोला कि ये कितने साल बाद ये 1 से 2 हो जाएगा, यही बोला गया ना, अब से कितने वर्षों बाद आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, बस यही क्वेश्चन है, आपका आंसर आ चुका है। अब आंसर कैसे निकालना है? यहाँ पे एक ही चीज तो पूरे आयु में पूरे क्वेश्चन को लगाता है, वो क्या लगाता है कि आदमी कितना भी साल पहले या कितने साल बाद या कितना भी बूढ़ा हो जाए, दो लोगों के आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है। बस ये चीज अगर ध्यान रखते हैं तो आप एज के सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अंतर की बात करें तो इनका अंतर थोड़ा निकालिए, तो अंतर बोलेंगे, देखिए इनका जो अंतर है वो x+27 का है, 27 ही होगा ना। देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, अगर घटाएंगे तो एक x से x कट जाएगा, 35 में 27 का, मतलब यहां भी अंतर हमारा x+27 का होना चाहिए। तो गुणा कर लेते हैं x+27 से, तो अगर गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x+27 बन जाएगा। इसमें करेंगे तो देखिए ये 2x+ हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर x+27 से गुणा करेंगे तो 27 और ये 54 बन जाएगा। अब आपको बस देख लेना कितना समय ज्यादा लगा यहां से यहां तक, तो बोलेंगे ये तो 19 साल ज्यादा लग रहा है। यहां भी चेक करेंगे, देखिए तो ये 19 साल ज्यादा लगेगा और आंसर 19 साल आ चुका है। ये कॉमन तरीका है क्वेश्चन को ज्यादा बिना इक्वेशन बनाए करने का, और इसी तरीके से आपको करना है। अब पूछा हुआ और आपको क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। मंजीत एक सेल को पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, और उसने वर्तमान में इतने रुपए हो जाती है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है वृद्धि वाला। देखिए 5% मतलब 1/20, तो ये 20 से कितना हो गया होगा? 21 हो गया होगा। 25% मतलब 1/4, तो 4 से कितना हो गया होगा? 5 हो गया होगा। ये इससे कट जाएगा 5 बार में, 4 बार में, तो ये 16 और कितना 21 हो गया होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 159600, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। देखिए लास्ट में 0 0 आएगा, 1 है तो 6 जरूर आएगा, इससे पहले कितने गुना पे हो सकता है? लगभग 7 गुना पे, तो ये आंसर होगा। तो इसमें इसका गुणा कर लेंगे 7600, बोलेंगे 2 0 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो हमारे पास 76 है और 16 है, यानी ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारे पास आंसर होना चाहिए। बाकी आप पूरा गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, ये कॉमन चीजें हैं। अब कोई बोला कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते, दूसरा तरीका डिजिटल सम लगा के देख लीजिए, अगर डिजिट अलग अलग है तो। ठीक है, तो हमने बोला x का समान था, पहले 105 की वृद्धि हो गई, फिर 125 की वृद्धि हो गई, उसके बाद ये 159600 हो गया, 9 से ये खत्म हो गया, 6 5 11 1 12, इधर के डिजिटल सम 3 आ गया, 5 2 7 1 8, और यहाँ से 8 6 48, 48 का मतलब 8 4 12 मतलब 3 आ गया। यानी हमको एक ऐसा डिजिटल सम चाहिए यहाँ पे गुणा करने पे कि 3 ही रहे। तो हमने पहला अगर ऑप्शन देखेंगे, अगर यहाँ से पहला ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो देखिए 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 गुणे 3 18, ये 9 बन जाएगा, ऑप्शन गलत हो गया। इसका देखेंगे तो 6 और 3 9 1, 1 रखेंगे तो 1 गुणे 3 1 रहेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखेंगे 6 2 8, 8 गुणे 3 24, 6 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। तो 5 2 7 1 8, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला है? बी वाला ऑप्शन सही था। तो डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है। इस बार इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा किया कि ये पुराना क्वेश्चन उठा लिए, और रेलवे में भी पहले आ चुका है। अगर आप एनटीपीसी 2016 वाला देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप डी अगर देखेंगे तो वहां भी क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है।
बड़े ही कॉमन क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मुश्किल क्वेश्चन है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, ये इजी ही है। और उसमें भी जो मुश्किल है उसको हमने लिया, एकदम कॉमन वाले क्वेश्चन तो लिया ही नहीं, जो एकदम सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज तो ये फिक्स है, इस पेपर में ध्यान रखिएगा, इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वही वाले आए हैं, रेलवे वाले आए हैं। सेम सेम क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, सिर्फ डेटा बदल के। इससे आपको क्या पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर, उसके पास क्वेश्चन यही वाले पैटर्न के क्वेश्चन आगे भी देने वाले हैं। हो सकता है डेटा बदल जाए, नाम बदल जाए, परसेंटेज की वैल्यू बदल जाए, और सारे तरीके आपने जो प्रैक्टिस किए हैं अभी सीबीटी 1 वाले, उससे काम हो जाएगा। कि 3 व्यक्ति ए बी सी की मासिक आय दिया हुआ है और अपनी आय इतने इतने % खर्च करते हैं, शेष बचत करते हैं, बचत का अनुपात दिया है, आय का अनुपात। तो इनकम का रेशियो निकल जाएगा तो वही बांट लेंगे। इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। कौन कौन कितना खर्च करता है, बोलेंगे ये कितना खर्च करता है, बोलेंगे 70%, तो बचाता कितना होगा 30%। ये 30% की वैल्यू है। ये 75 खर्च करता है तो बोलेंगे ये कितना बचाता है 25%। ये 80 खर्च करता है तो ये कितना बचाता होगा 20%। तो ये 20 सबकी वैल्यू दिया है। 20 बराबर 6, 20 बराबर 6, तो 100 बराबर कितना आएगा, इनकम क्या होगी 100% होगी। अब फिर इधर से देखते हैं, अगर 20% कोई खर्च करता है तो 20 बराबर 6 तो 100% इनकम रही होगी, क्योंकि 80% तो खर्च किया है। तो 20 बराबर अगर 6 तो 20 से 5 गुना, तो 6 से 5 गुना, ये 30 आ जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू आ गई। 25 बराबर 5, 100 कितना गुना पे आएगा, तो बोलेंगे 100 निकालना, 25 से 4 गुना है तो 5 गुणे 4 20 आ जाएगा। बोलेंगे ये वाला तो नहीं कट रहा, 30 से तो 100 नहीं कटता, तो कोई दिक्कत नहीं। 30 का मतलब क्या होगा, 30 बराबर अगर 4 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे में 100 बटे में 30 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब ये 40 बटा में 3 आ जाएगा। लीजिए इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, अनुपात आ गया हमारे पास। इनकम का अनुपात पहले वाले का 4 बटा 3, दूसरे वाले का 2। अब थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 3 से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये वाला 4 आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा, ये वाला 9 आ जाएगा। 9 से कटने वाला आंसर आएगा। सी का पूछा गया तो 9 से तो सभी कट रहे थे, तो इनको छोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 4 10 19, 19 की वैल्यू हमारे पास कितना है 57,000 है। तो 3 गुना पे है तो ये 27 आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कॉमन था। नेक्स्ट, एक खाली पानी की टंकी को भरने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है। पाइप जो है सी टंकी को खाली करने के लिए 1 घंटे का समय लगाता है। जो सी है उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला माइनस वाला ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन ने बोला कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 1.5 घंटे में भर जाता है। तीनों पाइप यानी ए प्लस बी माइनस सी, तो ये 1.5 घंटे का मतलब 3/2 में भर जाता है। इनका एलसीएम ले लीजिए, टंकी कैपेसिटी 3 लीटर मान लीजिए, इससे भाग देंगे तो ये -3, इससे भाग देंगे तो +2। अगर ये +2 है और ये देखिए ये -3 है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 5 रही होगी, तभी तो ये सी का मान -3 रहा होगा। -3 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, तभी ये 2 आया होगा। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या वो करते हैं। तो टंकी भरने में 1.5 घंटे लगते हैं। पाइप ए बी एक ही समय खोले जाते हैं तो 24 मिनट बाद, 24 मिनट चले हैं पाइप, तो चलिए 24 मिनट देखते हैं। इनकी क्षमता कितनी है 5। अगर ये 24 मिनट चलेंगे तो इसको हम घंटे बना लेते हैं, क्योंकि ये सब घंटे में दिया हुआ है। तो 5 से ये 12 बार में, और 12 से ये 2 लीटर भर देंगे। 2 लीटर भर दिए हैं। अब 2 लीटर भर दिए तो 2 लीटर इसमें निकाल लीजिए। अभी बचा कितना है शेष, तो बोलेंगे शेष जो बचा हुआ है वो 1 लीटर और भरना है हमको। क्या करना है उसके आगे वो देखिएगा। पाइप सी को खोला जाता है और तीनों पाइप द्वारा शेष टंकी को भरने में कितना समय। अब तीनों पाइप द्वारा शेष टंकी को, तीनों पाइप की जो क्षमता है देखिए 1 2 तीनों यहाँ पे है, तो ये 2 ही है, तो 1/2 घंटा लग जाएगा। 1/2 घंटा कितना होता है, तो बोलेंगे 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कॉमन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन भी आपको टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, क्लास में, कॉन्सेप्ट में सिखाया गया था कि कैसे एग्जाम में करना है। इसका ट्रिकी तरीका, इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका, अल्टरनेट डे वाले टाइप में आपको कराया गया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछे गए थे, और मैं 3-4 पेपरों में देखा था इसको कई जगह पे, और रेलवे के एग्जाम में भी शायद ये रिपीटेड है। एक क्वेश्चन आया था आईसीआर, एक एग्जाम होता है, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर जगह आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा इस पैटर्न पे। क्वेश्चन कैसे देता है कि दो लोग अल्टरनेट काम करते हैं, उन दोनों लोगों की वो दिन नहीं दिया रहेगा आपको, दोनों का मिला के टोटल दे देगा कि दोनों मिल कितने दिनों में करते हैं। और जब भी नंबर देता है तो इस तरीके से देता है। देखिए क्वेश्चन में बोला ना कि यदि कार्य इतने दिनों में पूरा होता है, तो ये कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू देती है। देखिए कभी कभी क्या देता है कि ये इवन नंबर या ऑड नंबर देता है, इस तरीके से देता है। तो अगर ये जैसे दिया है ना कि दोनों मिलकर अगर 29 सही 2/5 में किए हैं, तो एक इसमें जरूर क्या होगा 15 दिन, और एक होगा 14 सही 2/5 दिन। हम बराबर बराबर मान लेते हैं। अगर ये बराबर होता तो हम बराबर बराबर लेके ज्यादा करते, नहीं तो फिर हम 15 और 14 सही 2/5 दिन का मान लेते हैं। एक ए किया होगा, एक बी किया होगा। कौन कार्य को शुरू किया, देखिए ए पहले दिन शुरू किया, तो ए को पहले रखेंगे, बी वाले को इधर रखेंगे। अब इसमें एक डेटा और दिया रहता क्वेश्चन में
कि बी जो होगा अकेले उस कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, 84 दिनों में। तो यानी एक कार्य, देखिए ये कार्य कितने दिन किया, तो बोलेंगे 14 25 70, तो 72 बटा में 5 दिन इसने काम किया। और एक दिन में कितना काम कर सकता है, अगर 84 दिन में पूरा काम कर सकता तो एक दिन में 1 बटा 84 काम कर सकता। तो 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, और ये 6 बटा में 35 काम कर किया है। और 6 बटा 35 काम इसने अगर किया है तो ए ने कितना काम किया होगा, तो बोलेंगे 35 में से 6 तो कर चुका है ये, तो बचा कितना, तो बोलेंगे 29 काम जो होगा, 29 बटा में 35 काम अब कौन करता है, ए काम करता है। और वो कितने दिनों में करता है, बोलेंगे 15 दिनों में। तो 29 काम करने में 15 दिनों, तो 35 काम करने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे ये 15 बटा में 29 गुणे में 35 हो जाएगा। यही आएगा अगर ए का पूछता था, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। ये जितने बार ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये फ्रैक्शन में ऐसा दिया तो रहता है, लेकिन इसमें एक चीज और लास्ट में ऐड करता है। क्या बोलता है, ए अकेले मूल कार्य का इतना भाग, यानी कई बार दिया गया इतना भाग। कभी कभी बोलता है 2 गुना 3 गुना 2 सही 4 5, देखिए कितना भाग है, तो बोलेंगे 10 गुना 20, 29 बटा 10 काम। तो इसका 29 बटा 10 कितने दिनों में करेगा, बस वही निकालना। ये ऐसा नंबर देता है कि यहाँ से नंबर से कटता है, ये हमेशा से पूछा गया। इनका गुणा कर लीजिए, 35 गुणे 15 52.5, ये 10 से भाग दे देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है। आप ब्रेक करके आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्ति जो है ए बी सी निर्माण कार्य को 28 दिनों में पूरा करने में सहमत हुए। ए बी सी ने प्रथम 5 दिनों तक काम किया और 11 बटा 40 काम कर लिया। अगर मैं इसमें बात करूं ए बी सी की, तो ये 11 बटा 40 काम किए हैं 5 दिनों में। इनकी इफिशियंसी निकाली कि एक दिनों में कितना करते हैं। अगर ये 11 बटा 5, ये 11 बटा 40 काम किए हैं 5 दिनों में, तो एक दिन क्या 5 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 11 बटा 200। तो बोलेंगे एक दिन की क्षमता इनकी 11 बटा 200 की, तीनों की। ठीक है, दूसरा क्या बोला क्वेश्चन में, ए और बी ने 3 दिनों तक काम किया 1 बटा 8 भाग। तो 1 बटा 8 भाग अगर 3 दिनों में किया तो एक दिन में कितना किए होंगे, तो बोले ए और बी जो हमारे पास है वो 1 बटा 24 काम किए हैं। अब क्वेश्चन में क्या करना है कि तीसरा भी लाइन दिया है, बोले ए और सी, तो ए और सी का भी निकाल सकते थे। ए और सी कितना कार्य बचा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए इसमें 4 से गुणा कर लें, 4 से इधर 4 से इधर, तो 11 4 15, और ये नहीं 5 से करेंगे तो 11 5 16, 16 बच गया, यानी कि 2 बटा 5, 2 बटा 3 बटा 5 काम बचा है। तो ए और सी जो है 3 बटा 5 काम किए हैं 20 दिनों में, तो 20 से गुणा कर लेंगे, यानी 3 बटा 100 काम की। लेकिन जरूरत है नहीं हमको ये सब चीज करने की, क्योंकि हमको एग्जाम में तो आंसर से मतलब है। अब हमको तीनों का पूछा गया कि अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, तो हमने देखा कि यहाँ अगर ए बी की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से रख के सी का निकाल सकते हैं। और सी का डेटा देखा जाए तो ये और ये है। अगर ऑप्शन में सी की वैल्यू 60 आ गई, फिर तो आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई आ गया तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक बार ट्राई जरूर करना एग्जाम में, क्योंकि तीनों इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर है कि अगर मैं इसको इसमें घटा दूं तो देखिए यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ये वाले रख देंगे यहाँ तो घट जाएगा। तो 11 बटा में 200 माइनस में 1 बटा 24, सीधा गुणा कर लीजिए, 264 माइनस में 200 और नीचे में 24 गुणे में 200। यही इसी तरीके से करना है। तो ऊपर में 64 आ गया, नीचे में 24 गुणे में 200 काट लीजिए, ये 1 बटा 75 आ जाएगा। कैसे, देखिए 8 से 8 बार में, 8 से 3 बार में, 8 से 25 दिया 75। ठीक है, सी की वैल्यू आ सी एक दिन में 1 बटा 75 करता है। इसका मतलब पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, 75 दिन लगेगा। और एक ही ऑप्शन में था, इसलिए आप एग्जाम में समय बचा लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन आपको क्लास के हिसाब से देखेंगे तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पी और क्यू मिलकर 16 गुणे 12 बीमा वाले एक फर्श पे टाइल्स लगाते हैं। प्रत्येक टाइल्स की हमारे पास जो दिया है वो इनका दिया है, साइज दिया हुआ है। और पी 50 प्रति घंटे लगाता है और क्यू 60 प्रति घंटे लगाता है। टाइल लग सकता है, वे साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। पहले तो कितनी टाइल लगानी है, देखिए ये एरिया हो गया। एक टाइल जो हमारा है वो 1 गुणे में 1 बटा 2 का है। ये 0.5 को हम 1 बटा 2 लिख सकते हैं, यानी 2 ऊपर गुणा, यानी हमको टोटल टाइल्स लगाने इतने टाइल्स, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इनकी क्षमता, एक 60 लगाता है, प्रति घंटे का दिया, एफिशिएंसी दिया है ये 50, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 110। 2 से कट जाएगा, बोलेंगे ये 55 बार में, 2 से कट जाएगा 12 बार में। 5 कहीं ऊपर में नहीं है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके नीचे में 55 होगा और एक ही ऑप्शन में है, तो बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, बाकी नहीं होगा तो भाग देके भी देख सकते हैं। मैंने 1200 में 2 म्यूजिक प्लेयर खरीदा। पहले म्यूजिक प्लेयर 13% के हानि पे, दूसरा वाला 17% के लाभ पर। और यदि कुल लाभ मिला के ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, यानी कि पहला वाला जो था वो 13% के हानि पे है।
दूसरा वाला क्या है 17% के लाभ पे है, टोटल पे 0% का। तो यहाँ से एलिगेशन भी लगा सकते हैं 17 और 13 का अनुपात हो जाएगा, पहले का और दूसरे का। 17 से कटने वाला नंबर अगर पहले का पूछा गया, पहले म्यूजिक का पूछा गया, 17 से कटने वाला नंबर 1 है। अगर दोनों मिला के लगाते तो ये 30 है, 30 की वैल्यू 1200 दिया है, तो 4 गुना पे 17 चौके 68। तो ये हो सकता था। एक ऐसे भी सोच सकते थे कि जो पहला आर्टिकल था उसका लाभ हानि कितना है तो बोलेंगे 13%, और दूसरा वाला जो उसका लाभ कितना है तो बोलेंगे 17%। ये दोनों बराबर है, यही तभी तो अगर लाभ हानि के बराबर